जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता, हासिल उन्हें ही होती है सफलता, जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम अपनी प्रकाश की सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था, आज दोस्तों हम प्रतिबिंब और दर्पण के बारे में जानेंगे। तो आइए फिलहाल इस वीडियो को हम अपने शुरू करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने भी हमारा इससे पहले का वीडियो ना देखा हो वो जाके देख ले दोस्तों। ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगी यदि आप वो सब समझे रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चलिए, जब किसी वस्तु दर्पण के सामने रखा जाता है दोस्तों, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। बन जाती है, हाँ बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये दर्पण है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब मान लीजिए इधर बनता है, यहाँ पे ऐसे बनता है। तो ये जो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना, यहाँ पे जो इस वस्तु का बना है प्रतिबिंब, वही देखिए यहाँ कह रहा है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने, देखिए दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। बन गई ना शीशे में, तो दर्पण में बनी आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। जो दोस्तों जैसे आप लोग शीशा देखते हैं, जब शीशे के सामने हम लोग खड़े हो जाते हैं तो उस दर्पण में हमारी जैसे ही आकृति बन जाती है तो उसी आकृति को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। सबसे पहले हम वास्तविक यानी रियल इमेज के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, देखिए मान लीजिए बिंदु, ये वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त, देखिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है, देखिए या ये वस्तु है, इससे जो प्रकाश की किरण चलेगी, अब जो भी परावर्तन होकर जैसे भी जाएगी, तो मान लीजिए एक ऐसे जाएगी, अब ये जहाँ पे भी मिली, वही कह रहा है कि परावर्तन के पश्चात किसी दूसरी बिंदु पर वास्तव में मिलती, ये देखिए मिली ना, वास्तव में मिलती हैं तो दूसरे बिंदु पर बने। अब यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ जो आकृति बनेगी, वही इसका वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है दोस्तों, वो दर्पण के, मान लीजिए इधर इस वाले भाग में कलई कर रखी है तो इधर वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब कलई जिधर नहीं की रहती है उधर ही बनता है। तो जैसे आप लोगों ने इसमें देखा कि वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती हैं इसी दूसरे बिंदु पर बनता जो प्रतिबिंब है वही वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। समझ गए। और ये जो प्रतिबिंब है आप इसे पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आभासी प्रतिबिंब। देखिए, आभासी प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, देखिए कैसे कह रहा है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चलिए मान लीजिए कोई दर्पण है, मान लीजिए यहाँ एक कोई वस्तु पड़ी हुई है, ठीक है। अब बिंदु वस्तु से, वस्तु के मान किसी भी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण इधर कलई कर दिए, चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिसे दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है। मतलब दोस्तों, जैसे मान लीजिए इस वस्तु से आई प्रकाश किरण, अब ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, वस्तु थोड़ा और नज़दीक रखिए यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों अगर आप इतना दूर रख देंगे तो आपका प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बन जाएगा। अभी जब आपको हम बताएंगे गोलीय दर्पण पे प्रतिबिंब बनने का नियम, तब आपको पता चलेगा। वैसे जैसे मैंने ये अवतल दर्पण ड्रा किया है, तो अवतल दर्पण में वस्तु एक ही स्थिति में आभासी बनता है, वो भी जब ध्रुव और फोकस के बीच आ जाता है तो हम इसको नज़दीक रखते हैं। तो जब ये किरण ऐसे जाएगी दोस्तों, तो ये परिवर्तित हो जाएगी, एक
एक ठो ऐसे पीछे बढ़ाने पे मिलेगी, तो इन दोनों को जब जहाँ पीछे दर्पण के अगर दूसरे बिंदु पे वास्तव में ना मिले तो उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और ध्यान रहे कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, आगे हमेशा वास्तविक बनेगा। जिस तरफ कलई की रहती है अगर उस तरफ कोई फिगर बन रहा है तो वह आभासी बनेगा, और जिस तरफ कलई नहीं की रहती है उस तरफ कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो वह हमेशा वास्तविक होगा। वही कह रहा है कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए, अब जब आप इसे ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये इधर से ऐसे आ रही है, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं घटती है, आती हुई प्रतीत होती है। तो इस बिंदु पर जो वस्तु जो प्रतिबिंब बना है उसी को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, इसका केवल फोटो ले सकते हैं बस, ठीक है। आप इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग समझ लेते हैं दर्पण क्या चीज़ है। तो हम आप लोग को बता दिए प्रतिबिंब क्या चीज़ है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, और जो आकृति दर्पण में बनी है वही प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक और आभासी। ध्यान रहे कि वास्तविक हमेशा कलाई की, जिधर कलाई नहीं की रहती है उधर बनता है, और आभासी कलाई किए हुए भाग की तरफ ही बनता है, ठीक है। आइए अब समझ लेते हैं दर्पण क्या चीज़ है। चलिए, मिरर यानी दर्पण कह रहा है कि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, यह निकाय दर्पण कहलाता है। कह रहा है कि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ को कलाई कर दिए। मान लीजिए कोई आप चिकना पृष्ठ जैसे कांच ले लीजिए, अब जो आप कांच लेते हैं उसके एक पृष्ठ पे आप कलाई कर दीजिए, मतलब लेप लगा दीजिए, किसका, लाल ऑक्साइड का, उसको हम लोग कलाई करना कहते हैं। जब आप उसके एक पृष्ठ पर लेप लगा देंगे तो जिस तरफ आपने लेप नहीं लगाया उस तरफ से आप देखेंगे तो उधर आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। वही कह रहा है दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण किसे कहते हैं, जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे परावर्तक पृष्ठ दूसरे को जो दूसरा पृष्ठ बना उसे परावर्तक पृष्ठ बना देंगे तो जो प्राप्त होता है, जो निकाय प्राप्त होगा वह दर्पण कहलाने लगता है। देखिए, मान लीजिए ये कोई कांच लिया मैंने, ये कोई कांच लिया, यदि हम इसके इस तरफ क्या कर देते हैं, कलाई कर देते हैं, तो अब जो ये दूसरा पृष्ठ है, ये क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। हमारी जो शरीर से प्रकाश किरणें मतलब हमारे शरीर से जो किरणें निकलेंगी वो दर्पण से टकरा के वापस आएंगी, तो ये जो सतह बनेगी हमारा परावर्तक सतह बन जाएगी। तो जो प्राप्त होगा निकाय वो क्या कहलाने लगता है, दर्पण। तो किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक तल पर कलाई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं, सुनिए, जैसे कि हमने अभी इससे पहले पढ़ा प्रतिबिंब भी दो प्रकार के, तो आकृति के अनुसार दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि आकृति के अनुसार दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए, पहला समतल दर्पण। कौन सा दर्पण दोस्तों, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, जिसका मतलब अक्सर आप अगर इसे देखेंगे तो ये हमारे घरों में जो शीशा लगा होता है वो समतल दर्पण ही होता है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। वही कह रहा है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतलीय हो, समतल दर्पण कहलाता है। मतलब इसका परावर्तक पृष्ठ, ये देखिए समतल यही तो है ना, अब उबड़ खाबड़ होता तो इसको समतल तो कह नहीं सकते थे। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ, अब इधर कलई कर दी जाए, अब जो ये भाग बचा ये परावर्तक पृष्ठ ही तो है। देख लीजिए इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, समतल है, उभरा हुआ या फिर दबा हुआ नहीं है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उस दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो जो समतल दर्पण का सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखना है तो हमारे घरों में जो शीशा जिसपे हम अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है, ये हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि समतल दर्पण पर जब प्रतिबिंब बनता है तो उसके गुण क्या क्या हैं। चलिए,
तो देखिए, जब समतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है तो उसके 4-5 गुण है। आइए उसे पहले समझ लेते हैं। पहला गुण है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। देखिए, ये जो समतल दर्पण आपको दिख रहा होगा, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कलाई किए हुए भाग के पीछे। अब आप बताइए, जब कलाई किए हुए भाग के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। यहाँ पे कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। साथ ही साथ प्रतिबिंब हम लोग का सीधा बनता है ना। अब आप लोग कहेंगे साइड तो चेंज रहती है। देखिए, उस साइड से मतलब नहीं है कि इधर वाला भाग इधर दिखने लगता है। बात ये कर रहे हैं, अब सर नीचे पैर ऊपर तो नहीं दिखता है। अगर सर ऊपर है तो सर ऊपर ही दिखता है ना। हाँ, तो सीधा बनता है और आभासी बनता है। ये इसका पहला गुण था। और दूसरा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब यदि मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पे ऐसे रखी हुई, अब यदि इतनी बड़ी वस्तु है दर्पण के सामने तो अगर फिगर बनेगा तो इससे बड़ा नहीं बनेगा, इसी के बराबर बनेगा। आप जब हम लोग शीशे में अपनी मतलब चेहरा देखते हैं तो जितना बड़ा हमारा मतलब दिखता रहता है शीशे में, उतना बड़ा ही उसका प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, ये दूसरा गुण था। अब तीसरा देख लीजिए कि यथ ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक ऊंचाई यच2 होती है। मतलब मान लीजिए, कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि मान लीजिए कोई इतना बड़ा व्यक्ति है, इसकी हाइट कितनी है? यच। ठीक है, यदि इसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, दर्पण में सर से लेके पांव तक पूरा देखना है, तो अब भाई इसकी लंबाई यच है, तो इसको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए यच/2 इतने ऊंचाई का मिरर होना चाहिए। मतलब आदमी के आधा मिरर हो तब आप हमें पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। समझ गए? चलिए अगला देख लीजिए गुण कि अगला गुण है प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही पीछे बनता है जितनी की वस्तु के आगे होता है। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि अगर ये दर्पण है, अगर वस्तु इतनी दूरी पे है, अगर वस्तु यहाँ रखी है तो इन दोनों के बीच 5 मीटर की दूरी है मान लीजिए, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 5 मीटर पीछे यानी यहाँ बनेगा। समझे? वही यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। जितनी आगे दर्पण के वस्तु रखी होगी उतना प्रतिबिंब उसके पीछे बनेगा। आइए चलिए और इसका अगला गुण देखते हैं। अगला गुण है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। ये देखिए फिगर हमारा, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो समतल दर्पण पे लंब होगी। ये तो हम लोग को नॉर्मली दिखता नहीं है, लेकिन एक गुण है, आप जान लीजिए कि ये देखिए यही जो डाला गया है यही लंब है हमारा। ठीक है, तो अभी आपको आगे पता चलेगा कैसे। तो ध्यान रहे कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। ये दोस्तों मैंने पहले दर्पण की बात की समतल, और जो दूसरा दर्पण हमारा है वो गोलीय दर्पण है। दर्पण दो प्रकार के, समतल और गोलीय। तो समतल दर्पण की मैंने बात कर ली, समतल दर्पण इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, ना ही कहीं मिलने वाला। हाँ, गोलीय दर्पण बहुत लंबा चौड़ा है, तो मान लीजिए गोलीय दर्पण भी बहुत चलेगा। तो देखिए गोलीय दर्पण, तो यदि किसी कांच के खोखले गोले को देखिए, वहाँ पे हम लोग समतल समतल कांच को एक तरफ कलई कर दे रहे थे और जो दूसरा भाग बचा वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता था। अब जो है वो एक कांच का खोखला गोला ले लीजिए, एक गोला लीजिए, वो भी किसका? कांच का। वो भी कैसा होना चाहिए? खोखला होना चाहिए। उसे काट के उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अर्थात ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। चलिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये कोई गोला है। क्या है? गोला। अब इसके इतने भाग को काट लिया गया। क्या क्या किया गया? काटा गया। ये देखिए काट लिए ना, मैंने काट लिया इतना भाग, ये दिख रहा है आपको, इतना भाग काट लिया। इसके इस पृष्ठ पे क्या कर दिए? कलाई कर दिए। ये जो दिख रहा है आपको ऐसे ऐसे से, इस पृष्ठ पे हम क्या कर दिए हैं? कलाई। जो ये वाला पृष्ठ बचा है, क्या हुआ है? बचा है, ये परावर्तक पृष्ठ हो गई। वही यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों यदि किसी कांच के खोखले गोले का काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलाई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। देखिए मैंने कांच के खोखले गोले को काट लिया, उसके एक पृष्ठ पे कलाई, अब ये दर्पण गोलीय दर्पण हो गया।
गोलीय दर्पण हो गया। इसी प्रकार अब वही खोखला गोला है, लेकिन अभी तक मैंने बाहर कलाई की थी, अब मैं अंदर कलाई करूंगी। तो अपर भी ये गोलीय दर्पण है ना, तो दो स्थितियां हो सकती हैं। इसीलिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो फिलहाल आपको दिख रहा होगा जो अवतल दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ धंसा या फिर दबा हुआ होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। तो दोस्तों दर्पण दो प्रकार के, समतल और गोलीय दर्पण। समतल के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया, गोलीय दर्पण की परिभाषा बता दी। अब दोस्तों जो उत्तल और अवतल है इसके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही बहुत है। अगला वीडियो जो हम लोग के आएंगे आपको उसमें अवतल और उत्तल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं। फिलहाल अभी के लिए वंदे मातरम। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।